मिलाकर एक कॉम्बो था जो कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा। अब विनोद हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि विनोद करीब 1-1.5 महीने से हरियाणा में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के नेताओं से इंटरव्यू कर रहे हैं। और विनोद, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप 1-1.5 महीने से कह रहे हैं कि वहाँ पर इस बार जो लग रहा है, जो फील है, वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब से कुछ घंटे पहले आपने एग्जिट पोल आने के पहले आंकड़ा भी बता दिया था कि देखिए एक आंकड़ा है, 59 सीटें कांग्रेस की आएंगी। ये अगर आपने नंबर दिए तो वो नंबर किस आधार पे दिए? आपने फील्ड पर जाकर क्या फील किया? देखिए मनोज, जो आप चला रहे हो पोल और पोल्स में, उसमें से 5-5 घटाकर कांग्रेस बीजेपी के जो हैं 5 घटा दीजिए, 23 से 25 के करीब करीब बीजेपी रह सकती है, और 5 बढ़ा दीजिए कांग्रेस के 55 और 58 का। खुद का जो असेसमेंट है, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग बेस्ड एडिटर हूँ, इन खबर हरियाणा पर तो मैं बहुत ज़्यादा खुलकर बात करता हूँ, लेकिन टीवी है तो टीवी के लिहाज से बात करूँगा। 52 से 58 कांग्रेस का खुद का इंटरनल रिपोर्ट कार्ड है, वो तैयार हो चुका है, और लगातार लोग मेरे संपर्क में हैं जो पूरे चुनाव को मैनेज कर रहे थे। अब ये गुट मत पूछेगा किस गुट से मेरी बातचीत हो रही थी। 70 से शुरू किया था कांग्रेस ने, और इस पूरी चर्चा में मैं नया प्रोस्पेक्ट एक ये लाना चाहूंगा, भाजपा की बात नहीं, यहाँ जो गेन करती नजर आ रही है पार्टी, कांग्रेस से चर्चा करनी चाहिए। तो कांग्रेस की चर्चा में मैं नंबर के आपके पर जरूर कमेंट करूंगा। 52 से 58 कांग्रेस की आ सकती हैं, ये रिपोर्ट भी कह रही है। 60 से ऊपर जाएगी नहीं, 50 से नीचे आएगी नहीं, अब तक का ये आकलन है। और 30 से ऊपर भाजपा जाएगी नहीं, और 20 से नीचे जाएगी नहीं, और 30 से ऊपर जा नहीं सकती, जो अभी तक का आकलन है। मैं सीधी कमेंट कर रहा हूं। 5 से 7 निर्दलीय आएंगे, और निर्दलियों का आंकड़ा तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, महा एग्जिट पोल है, मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूं, तमाम सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, और लेकिन मेरा स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है सीधी बोल्ड है। अगर कोई नेता भी मुझसे अगर पूछ लेगा तो मैं उसको भी इसी लहजे में और यही जवाब दूंगा। तो सीधी बात यह है कि 5 तो इसमें कम हो जाएंगी भाजपा की, और 5 से 7 बढ़ा दीजिए कांग्रेस की। और ये कहीं ना कहीं गेन जो है बीजेपी ने जरूर किया। एक समय ऐसा भी आया था कि 20 से भी कम डबल डिजिट को लेकर भी तंज कसे जाने लगे थे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाजपा को लेकर, आप किसी भी लीडर से ऑन कैमरा पूछ लीजिए, नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। पूरा चुनाव निकल गया। मैंने नायाब साहब का जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, उनका इंटरव्यू उनकी चॉपर की सीट के बगल में बैठा था करके किया था, जवाब उन्होंने बहुत अच्छे दिए, दर्शकों को पसंद भी आए, लेकिन नंबर तो जब इतना कुछ आपने बता दिया तो मुझे लगता है अंदाजा हो ही गया होगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, अगर ये जो अनुमान है वो परिणामों में बदल गए, तो हरियाणा का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो, आलोक जी बैठे हैं सीनियर, ये खेल जो है ना आला कमान का, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, तो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं। और एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि जो 55 का आसपास का नंबर है ना, 50 और 55 का, वो आप समझ जाएंगे, और आलोक जी इस पे बढ़िया से कमेंट भी कर देंगे। मेरा तो साफ तौर पे कहना है कि 50 और 55 वाला है ना, वो हुड्डा साहब को ज्यादा रास आता है। जहां कहानी 65-70 तक गई तो आला कमान बीच में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है। आलोक जी, आपकी तरफ इशारा किया है, या यूं कहें कि बॉल आपकी तरफ फेंक दी है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा कार्यकर्ता, जो आरएसएस के जो लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, अभी उनके खेल को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इन अनुमानों में उनकी कहानी नहीं बयां कर पाए हों, या उनका फील नहीं पकड़ पाए हों, ऐसा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विनोद जी जो चूँकि घूम करके आए हैं, तो इनको तो मैं मानूंगा कि इनकी बातें काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कई बार ऐसे अनुभव हुए जो अपने पत्रकार साथी, हम लोग 77 में तो लोग कहते बिल्कुल इंदिरा लहर है, हेडलाइन होता था नवार टाइम जैसे दिल्ली के अखबारों में, सब अखबारों में, और एकदम उल्टा हो गया। तो वो खैर वो इमरजेंसी के बाद की बात है, इसलिए मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ, एकदम अनुमान के उलट काफ़ी चीज़ें देखी गई। इसलिए, लेकिन यहाँ ये सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, और लीडरशिप की जहाँ तक बात है, विनोद जी ठीक कह रहे हैं। और मैंने इसलिए पहले भी कहा, क्या यदि हुड्डा जी चूँकि वरिष्ठ हो गए हैं, राहुल गांधी के साथ जैसा संवाद उनका सोनिया गांधी या राजीव गांधी के साथ था, वैसा नहीं होने से राहुल गांधी अपनी जो टांग अड़ाते हैं, मतलब सॉरी टू से इस भाषा पे, लेकिन मतलब अपनी बात कहते हैं, और उससे उन्होंने राजस्थान को खोया। सचिन पायलट को अभी हो सकता है ये कहे शैलजा को कि उप मुख्यमंत्री बन जाओ, 1 साल बाद तुमको बना देंगे। तो एक इस तरह की जो स्थितियाँ पैदा करके यदि हुड्डा जी से कहा नहीं, आप हम तीसरे आदमी को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप हमारे सुरजेवाला को कर लीजिए, तब भी फिर हुड्डा जी के जो लोग हैं, वो शायद विनोद जी या हमारे जितिन साथ बता सकेंगे कि उनमें से कितने लोग 6 महीने बाद, साल भर बाद बिदक न जाए, लाइक सिंधिया के साथ 20 लोग चले गए थे। इस बात को यदि आप झारे बहुमत बता रहे हैं
लेकिन ये एक इस बात की चुनौती होगी हाईकमांड की कि वो अपनी मनमानी जो उन्होंने पंजाब में भी की, अमरिंदर सिंह जैसे नेता को जो निगलेक्ट किया गया उसका नतीजा आज तक भुगत रहे। वैसे ही दिल्ली में सबको ख़त्म कर दिया। किसी युवा नेता को न आने देने का राहुल गांधी का जो संकल्प है, मैंने जो पूरी उनकी स्ट्रेटेजी है, उनके संकल्प मतलब उनका नहीं है, उनके सलाहकारों का है कि कोई नेता, सचिन पायलट न दिखे, जितेंद्र प्रसाद न दिखे, कोई युवा न दिखाई दे, सिंधिया न दिखाई दे, कोई न दिखाई दे। सिर्फ मतलब आपका ये कहना है कि मतलब इसको इस भाषा का उपयोग कर लें कि कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। नहीं, उनके सलाहकार भी हैं जी, उनके सलाहकार ऐसे हैं जो उनसे यदि हरियाणा के 5 नाम पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो वो सलाहकार जब कहते हैं या कई ऐसे जोक बनी जाते हैं, मैं जोक की उस बारे में बात नहीं करता जो गलत बोल दिया, गलत तथ्य बोल दिया, लेकिन ये सही है कि वो लोग चढ़ा देते हैं और उसका नुकसान होता है। संजय गांधी, मुझे याद है 77 में क्या हुआ था, इंदिरा जी के पास जो जाए चुनाव से पहले, इसलिए मैं कहूँगा कैसे मतलब गड़बड़ करते हैं, कहा नहीं तो अंदर जाना इंदिरा जी के पास, संजय गांधी बाहर बैठे होते। मैं तो तब भी रिपोर्टिंग करता था, इसलिए आपको बता सकता हूँ। मेरे संजय गांधी का भी पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था 76-77 जब वो आए थे राजनीति में। राजीव गांधी का भी इसी तरह किया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि संजय गांधी, इंदिरा जी के कमरे में कोई जा रहा है पार्टी का आदमी, तो उससे कहते तुम जाकर ये कहो कि चुनाव होगा तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से राहुल गांधी को यदि कहा जाए नहीं आप इसको हटा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ना है आपको, वोरा जी को क्यों सुनते हैं आप अजीत जोगी को रखिए। अब मैंने वो तो सोनिया गांधी की गलती थी, लेकिन इस तरह से गलत लोगों को बनाने का नतीजा, वो तो गनीमत है चूँकि जो कोई अल्टरनेटिव नहीं है वहाँ कांग्रेस जीत ही रही है, या केरल में, तमिलनाडु में किसी के साथ मिल करके, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी अभी कितनी मुसीबत, पृथ्वीराज चौहान का कहीं देख रहे हैं प्रमुखता से, या वहाँ तो पहले से लोग चले गए। देवड़ा, मिलिंद देवड़ा, जिनके परिवार ने, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैसा लगाते हैं, मिलिंद देवड़ा सबसे बड़े फाइनेंसर फंड में सबसे बड़ा उनका योगदान है महाराष्ट्र में, और उनको निगलेक्ट कर दिया, तो आज मिलिंद देवड़ा कहाँ चले गए। तो ये पार्टी के लिए असली, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि लोग अब आज से सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी अगली चर्चा अगले 10 दिन तक यही होगी या एक हफ्ते में कि मुख्यमंत्री हुड्डा जी होंगे या नहीं होंगे, और उस पर निर्भर करेगा कि आगे राजनीति कैसे चलेगी। और इस बार जो टिकट बटे उनमें कहा जा रहा है कि करीब 65 से 70 के आसपास जो लोग हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा कि विनोद बता रहे हैं कि 52 से 50 के बीच रहें तो 55 से 50 के बीच रहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सूट करता है, लेकिन सूट तो करता है, लेकिन कहीं दूसरे जो लोग बैठे हैं वो शूट ना कर दें और बहुत सारे विधायकों की संख्या लेकर ना निकल जाए, क्योंकि यार आजकल भारतीय राजनीति का एक ट्रेंड भी हो गया है। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, विकास की बात की जाती है जब भी चुनाव में है, इस चुनाव में हमने देखा कि बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, 2 बड़े मुद्दे, किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा और रोजगार मुद्दा, 3 बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा जो बाकी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो छोटे मुद्दों पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। दूसरे नैरेटिव इस चुनाव में बनाने की कोशिश की, जैसे दलित का है, भ्रष्टाचार का है, किस तरीके से यहाँ की ज़मीनें बेच दी गई, खर्ची पर्ची का जिक्र आप कर रहे थे। तो जो नैरेटिव था, क्या वो नैरेटिव काम किया? और एक और बड़ा विषय जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करिश्मा गांधी परिवार का दिखाई नहीं दिया इसमें। तो अगर गांधी परिवार का करिश्मा नहीं दिखाई दिया तो फिर डबल इंजन की सरकार का जिक्र जो बीजेपी बार बार करती है वो भी नहीं दिखाई दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आलोक जी की बात को ही आगे कैरी करता हूं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि गांधी परिवार का, तो गांधी परिवार का कोई प्रभाव हरियाणा के चुनावों में नहीं दिखाई दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही ये शो था, उदय भान के साथ मिलकर के उन्होंने टिकटें बांटी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी के ही थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आसानी से नहीं हराया जा सकता। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे तो उससे पहले भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनको पटकनी दे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा अचानक से अवतरित हुए और वो मुख्यमंत्री बन गए थे प्रदेश के। तो आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह के हैं, और वो अपनी मनमर्जी चलाने के लिए जाने जाते हैं। वो माई वे और हाईवे, वो इसी चीज में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि या तो मेरी बात चलेगी, नहीं चलेगी तो किसी की नहीं चलेगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे अभी विधानसभा के चुनाव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकटॉक के अंदर भी काफी चली है, और वो खुद
ये चाहते हैं कि मेरी जो सीट है वो इतनी ही आए जिसमें कि वो दबाव बना सके। दबाव दबाव बना सके, और मुझे लगता है वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। अरविंद जी मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, चूंकि बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, या बीजेपी का एक स्टाइल है, और उस स्टाइल में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, कार्यकर्ता बड़ा होता है, और उसको महत्व भी मिलता है, और वो कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति में दिखाई भी देता है। लेकिन कांग्रेस में थोड़ी अलग स्थिति होती है, वहां पर चेहरा बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा होता है। और यहाँ पर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात जितेंद्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब आप कहीं भी चले जाइए, जब जब चुनाव का माहौल होता है, तो मुझे लगता है जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं वहाँ जाम लग जाता है, लोग जाना छोड़ देते हैं। करीब 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 250 गाड़ियाँ। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में इतनी गाड़ियाँ, इतनी भीड़ किसी नेता के यहाँ होती है। बावजूद इसके क्या पार्टी आलाकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर कर पाएगा? ऐसी रिस्क वो ले पाएगा कि उनके अलावा किसी और नाम पर विचार हो सके, चाहे वो शैलजा पर हो, या रणदीप सुरजेवाला पर हो, या किसी पर भी? मेरे ख्याल ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ा है, उसकी उनके अलावा दूसरी बात नहीं होगी तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉलिटिक्स होगी और फिर वो पॉसिबली नुकसान करेगी। क्योंकि अभी बीजेपी कांग्रेस जिस तरह से लड़ी है, जिन लोगों के सहारे लड़ी है, जिस सोशल ग्रुप्स के सहारे लड़ी है, जिस संगठन के सहारे लड़ी है, वो सब कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर है। और शैलजा हो या सुरजेवाला हो या बाकी जो भी नाम आते हैं, मेरे ख्याल वो सब मार्जिन के ही प्लेयर रहे हैं। उनका दावा है लड़की होने का, औरत होने का, और दलित होने के चलते, दूसरा जाट होने के चलते, वो सब दावे हैं। लेकिन वो दावे मुझे लगता है कि चुनाव लड़ाने और उसकी बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति वाली नहीं। एक और बात मैं कहूँगा कि बीजेपी ठीक है कि चेहरे पर नहीं लड़ती, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा चेहरा है। अभी आज के तारीख में नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा इस पॉलिटिक्स में कोई नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा हरियाणा चुनाव में निर्णायक स्थिति में नहीं है आज, या कमजोर पड़ा है पहले के तुलना में, तो उसकी वजह सिर्फ हुड्डा नहीं है। उसकी वजह कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ना भी एक वजह है। तो राहुल डायरेक्ट उस तरह से संगठन में और टिकट बंटवारे में बहुत ज्यादा उन्होंने दखल नहीं दिया। दखल तो दिया ही, तभी शैलजा का टिकट या एमपी नहीं लड़ेंगे ये फैसला हुआ, लेकिन ज्यादा चीजें उन्होंने हुड्डा जी के सहारे छोड़ दी है। तो मेरे ख्याल राहुल का ग्राफ भी चढ़ा है, लेकिन हरियाणा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, और संगठन से लेके टिकट सब चीजों में उनकी चली है, और अभी ही नहीं चली। लोकसभा चुनाव भी उन्होंने ही लड़ा। और आप देखिए कि गुड़गांव जैसी सीट पे राजबब्बर जैसा नया कैंडिडेट ले आके रावेंद्र जी को पसीना छुड़ा देना, ये साधारण चुनाव नहीं था। और उस बार तो नरेंद्र मोदी का ग्राफ अभी हम मानते हैं कि लोकसभा के बाद थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन उस समय तो पीक पे था, 400 सीटों की बात। तो हुड्डा ने लड़ाई लड़के भी पॉलिटिक्स किया है। कोई ऐसा फेंस पे बैठ के रहे हों या किसी और की पॉलिटिक्स करते रहे, वो ऐसा नहीं। तो मेरे ख्याल इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो न बनाने की गलती कांग्रेस नहीं करेगी, अनलेस कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएं, रिजल्ट इस किस्म के आ जाएं कि उनके नाम पे सहमति न बने और बाहर सपोर्ट की जरूरत हो। क्या होगा ये रिजल्ट से पहले प्रेडिक्ट करना क्या होगा, तो इसके लिए रिजल्ट से पहले क्या अनुमान लगाया जाए, सही बात है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अगर करेंगे तो कहीं मध्य प्रदेश जैसी गलती ना हो जाए जैसे कि मध्य प्रदेश में हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। फिलहाल सभी लोग बने रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि हरियाणा के बाद 8 तारीख को एक और राज्य का चुनाव परिणाम आने वाला है, और वो है जम्मू कश्मीर। तो अब बात जम्मू कश्मीर के रण की कर लेते हैं।